हर कोई ये चाहता है कि उसका आने वाला लाइफ अपने बीते हुए लाइफ से कुछ अच्छा हो। हर किसी की एक ख्वाहिश होती है कि आने वाला जनरेशन उसके पिछले जनरेशन से ज्यादा एडवांस्ड हो, और इस काम में हेल्प करता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सो हे गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी इन ब्लड। दिस इज शुभम श्रीवास्तव और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला यूनिट जो है हमारे पास रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसका ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आने जा रहा है आज हमारे सामने। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन ऑलरेडी हम लोगों ने कर रखा है। हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच के डिफरेंस को भी देखा था, जहां हमें यह पता चला था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मुकाबले काफी लंबा प्रोसेस होता है। इस दौरान लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा होता है। गैमेट का फॉर्मेशन और गैमेट के फ्यूजन से एक नए इंडिविजुअल को तैयार किया जाता है, और ये नया इंडिविजुअल अपने प्रीवियस जनरेशन से, अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा वेरिएशन शो करता है, और यही वेरिएशन उसको इस नए माहौल में जीवित रहने में मदद करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इस टॉपिक को हमने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा था, और वहां पे हमने ये देखा था कि एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जहां पर दो पेरेंट्स को आपस में मिल करके एक नए इंडिविजुअल को जन्म देना पड़ता है। अगर हम इस एक चार्ट के थ्रू देखने की कोशिश करें तो हमें पता चलता है कि एक तरफ जरूरत है मेल पेरेंट की और दूसरी तरफ जरूरत है फीमेल पेरेंट की। फाइन, इधर से क्या होता है कि मेल पेरेंट के थ्रू यहां पर मेल गैमेट एंड फीमेल पेरेंट के थ्रू यहां पर आता है फीमेल गैमेट, और फाइनली इन दोनों का होता है फ्यूजन, और इन दोनों के फ्यूजन से यहां पर बन के आता है जाइगोट। ठीक है, एक एग्जांपल तुम्हें दिया था पिछले क्लास में, जहां पर बताया था कि एक कटोरी में अगर थोड़ा सा पानी है और दूसरे कटोरी में थोड़ा सा चीनी है, अगर दोनों को मिला करके तीसरे कटोरी में डाल दोगे तो वो जो नया पानी तुमको मिलेगा वो थोड़ा मीठा पानी होगा। मतलब इसी तरीके से कि अगर तुम एक ग्लास को मान लो मेल पेरेंट और दूसरे को मान लो फीमेल पेरेंट, और तीसरे ग्लास को जिसमें मीठा पानी आ रहा था उसे तुम मान सकते हो नया जाइगोट। मतलब अब जो नया जाइगोट बनता है उसके अंदर मेल पेरेंट्स की प्रॉपर्टी और फीमेल पेरेंट की प्रॉपर्टी ये दोनों पाई जाती है। फाइन, ये फिर जाइगोट धीरे धीरे डिवाइड करता जाता है और फाइनली ये एक नए इंडिविजुअल में बदल जाता है, और फिर वो नया इंडिविजुअल फिर समय के साथ फिर अपने रिप्रोडक्टिव लाइफ में जब पहुंचता है तो फिर धीरे धीरे वो अपने जनरेशंस को आगे बढ़ाता चला जाता है। अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन की अगर हम बात करें, अगर हम एक इंसान को ही लेके चलें, तो हमने पिछले लेक्चर्स में ये देखा था कि एक इंसान का अप्रोक्स जो लाइफ स्पैन है वो 70 से 75 साल होता है। मतलब कि उसका जो जन्म से नेचुरल डेथ के बीच का जो पीरियड, ये लाइफ स्पैन था। अगर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन को अगर हम डिवाइड करना शुरू करें, अगर उसे हम क्लासिफाई करें, तो हमें पता चलता है कि लाइफ स्पैन को हमने 3 पार्ट्स में बांट दिया है। लाइफ स्पैन का जो पहला पार्ट था इसे हमने कह दिया था वेजिटेटिव फेज। इसे हमने वेजिटेटिव फेज कह दिया है। सेकेंड फेज को हम कह देते हैं रिप्रोडक्टिव फेज, एंड द थर्ड फेज इज नोन एज सेनेसेंट फेज। अब इस तीनों फेज में क्या डिफरेंस है? जैसे कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है, चाहे वो एक इंसान हो या फिर कोई प्लांट हो या फिर एक फंजाई ही क्यों ना हो, इन सब का जब जन्म होता है तो ये जन्म लेने के तुरंत बाद रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। इनके बॉडी में धीरे धीरे ग्रोथ होता है, तो वो ग्रोथ का जिस समय पीरियड होता है, पीरियड ऑफ ग्रोथ को हम कहते हैं वेजिटेटिव फेज, या फिर हम इसे एक और नाम से जानते हैं, या फिर हम इसे जुवेनाइल फेज भी कहते हैं। फाइन, इस दौरान किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ चेंजेस आ रहे होते हैं, उनके अंदर उनका बॉडी मैच्योर होता चला जाता है, एंड फाइनली उसके लाइफ स्पैन का वो पीरियड जिस समय वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए एक्टिव हो जाता है, उस फेज को हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। और फिर उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ का वो समय जिस समय वो इस रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी को, उस एबिलिटी को धीरे धीरे खो देता है, तो उसे हम लोग कह लेते हैं क्या? सेनेसेंट फेज। फाइन, और इस सेनेसेंट फेज के बाद धीरे धीरे वो इंसान
उसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जांपल उसका मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज करता चला जाता है एंड फाइनली उस इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है। अगर हम इस पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड को अगर हम स्टडी करने चले और कुछ उसमें से लिविंग ऑर्गेनिज्म को छांट करके अगर उनके पूरे लाइफ स्पैन के ऊपर हम डिस्कशन करें और उनके पूरे रिप्रोडक्टिव फेज के ऊपर अगर हम पूरा डिस्कशन करें तो हमें यह पता चलता है कि कुछ कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो सालों भर रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो सालों भर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो एक परफेक्ट सीजन आने पर ही वो रिप्रोडक्शन कर पाते हैं। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो सालों भर रिप्रोडक्शन करते हैं उन्हें हम एनिमल ब्रीडर्स के अंदर डाल देते हैं, और ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो एक सीजन आने पर ही वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसे हम सीजनल ब्रीडर्स के अंदर डाल देते हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं या फिर वेजिटेबल्स हैं जो हमें गर्मी के दिन में मिलते हैं, समर्स में मिलते हैं और वो ठंडा के मौसम में नहीं मिलता, और बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जो हमें ठंड के मौसम में मिलते हैं और गर्मी के दिनों में नहीं मिलता। ऐसा इसलिए होता है कि उनका एक परफेक्ट सीजन होता है जिसके अंदर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाते हैं और फिर वहां से फ्रूट और वेजिटेबल्स बनता है और फिर हम उसे खा पाते हैं। अगर हम एक प्लांट की बात करें तो हमें यह पता चलता है कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कर रहे हैं उसे हमने 3 भाग में बांट दिया है। पहला तो होता है एनुअल ब्रीडर्स। ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सालों भर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। दूसरे के अंदर आता है सीजनल, जिसमें कि एक परफेक्ट सीजन में वो परफेक्ट सीजन आने पर ही वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। और तीसरे के अंदर हम डाल देते हैं पेरेनियल टाइप्स ऑफ प्लांट। ये प्लांट्स का एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होगा ये कहना पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। ये कभी कभी अपने लाइफ में सिर्फ एक बार कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेते हैं या फिर कभी कभी बहुत सालों का गैप लेने के बाद ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इसका एक कॉमन सा एग्जांपल है बैम्बू प्लांट। अगर एक बांस के पेड़ की बात की जाए तो हमें पता चलता है कि बांस के पेड़ में 50 साल से लेकर के 100 साल का जब बांस का पेड़ हो जाता है उसके बाद उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, और सिर्फ एक बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद बैम्बू का प्लांट जो होता है सो मर जाता है। एक और एग्जांपल हमारे पास है स्ट्रोबिलस कुंथियाना, जिसे हम नीला कुरंजी भी कहते हैं। ये एक ऐसा प्लांट है जो 12 सालों में सिर्फ एक बार फ्लावर देता है, 12 सालों में एक बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। क्योंकि इसके फ्लावर का कलर ब्लू है इसलिए हम इसे नील कुरंजी के नाम से भी जानते हैं। ये उधर कर्नाटका साइड ये फ्लावर होता है, उसके पहाड़ों पर ये होता है और ये पूरे उस एरिया को ब्लू कर देता है। इससे ये टूरिस्ट का अट्रैक्शन का भी एक बहुत अच्छा सा ये कारण बन जाता है। अगर इसे लिखने की कोशिश करें तो सबसे पहले हमने डाल दिया है एनिमल को, एनुअल ब्रीडर्स। अगर हम किसकी बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे प्लांट्स की बात कर रहे हैं, एनुअल ब्रीडर्स है। सेकेंड के अंदर हमने डाल दिया है बाइनियल को, बाइनियल ब्रीडर्स है यहाँ पर। एंड थर्ड इज द पेरिनियल, ठीक है, पेरिनियल ब्रीडर्स। तो इसका क्या खासियत है, एनुअल ब्रीडर्स की क्या खासियत है कि पूरे साल ये क्या करते हैं, होल ईयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अगर बाइनियल की बात की जाए तो ये परफेक्ट सीजन में अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। एंड पेरिनियल के ऊपर पेरिनियल को हम एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर हमने उन प्लांट्स को डाल दिया है जो कभी कभी लाइफ में एक बार करते हैं या फिर 12 सालों में एक बार या फिर बहुत सालों में कभी एक बार कर लेते हैं। तो ऐसे को हमने पेरिनियल के अंदर डाल दिया है। फाइन, इसे नोट कर लेना। प्लांट्स के बाद अगर हम एनिमल्स को अब लेकर के चलते हैं तो एनिमल्स के अंदर हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे एनिमल्स सेम जैसे कि प्लांट में था, बहुत सारे एनिमल्स सालों भर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और बहुत सारे एनिमल्स एक परफेक्ट सीजन आने पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इसका कॉमन सा एग्जांपल हमारे पास देखने को ह्यूमन बींग्स। हम ह्यूमन बींग्स होल ईयर पूरे साल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हम एक डॉग को ले ले या फिर एक कैट को ले ले, एक काऊ को ले ले, तो ये सारे एक ऐसे एनिमल्स हैं जो सालों भर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करती है, परफेक्ट सीजन आने पर ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। अगर हम बर्ड्स की बात करें, फॉर एग्जांपल बहुत सारे बर्ड्स होते हैं जो सीजन आने पर ही वो अंडे देते हैं और फिर उस अंडे में से एक नया इंडिविजुअल बाहर निकल करके आता है। लेकिन फिर क्वेश्चन ये उठ जाएगा कि पोल्ट्री फार्म जो है उसमें सालों भर अंडे निकलता है। तो वो एक ऐसा है, हम बायोटेक्नोलॉजी के मदद से पोल्ट्री फार्म में जबरदस्ती से एग्स का प्रोडक्शन करवाते हैं। ये हम ह्यूमन वेलफेयर के लिए साइंस का यूज करके करवाते हैं, ये नेचुरल नहीं होता। तो नेचुरली क्या है कि बर्ड्स भी सीजन आने पर ही
वो एग्स देते हैं, और ऐसे एनिमल्स को हम क्या लेते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम क्या लेते हैं, सीजनल ब्रीडर्स। फाइन, ऐसे को हम लोग क्या लेते हैं, सीजनल ब्रीडर्स। एग्जांपल हम इसका दे सकते हैं, इसका एग्जांपल हो जाएगा बर्ड, फाइन, इसका एग्जांपल हो जाएगा डॉग, इसका एग्जांपल हो जाएगा कैट, और फाइनली सेकेंड में हमारे पास आता है एनुअल ब्रीडर्स, जिसे हम कंटिन्यूअस ब्रीडर भी कह सकते हैं। ठीक है, ऐसा इसीलिए क्योंकि ये सालों भर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा सकते हैं। इसके अंदर हम ह्यूमन बींग्स को रख लेते हैं, फाइन, इसके अंदर हम एप को रख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे एनिमल्स की बात करें और एनिमल्स में हम मैमल्स की बात करें, अगर हम एनिमल्स का डिस्कशन कर रहे हैं और एनिमल्स के भी अंदर अगर हम लोग मैमल्स का डिस्कशन करते हैं, और इस मैमल्स के अंदर भी दो तरीके के मैमल्स होते हैं, एक तो होते हैं प्राइमेट और एक होते हैं नॉन प्राइमेट। फाइन, तो ये दो है प्राइमेट। तो यहां पर प्राइमेट के अंदर हम डाल देते हैं किसको, प्राइमेट के अंदर हम डाल देते हैं ह्यूमंस को, प्राइमेट के अंदर हम लोग डाल सकते हैं एप्स को, या फिर प्राइमेट के अंदर हम लोग डाल सकते हैं किसको, मंकीज को। और वहीं पे नॉन प्राइमेट्स के अंदर हम डाल देते हैं काऊ को, हम डाल देते हैं रैट्स को, हम डाल देते हैं शिप को। फाइन, इस तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम लोग किस में डाल देते हैं, नॉन प्राइमेट्स में। प्राइमेट्स मैमल्स में क्या होता है, हमेशा एक साइक्लिक चेंज देखने को मिलता है। फीमेल्स में, ये भी किसमें, मैमल्स में हम किसको कंसीडर करके चलेंगे, तो फीमेल्स को कंसीडर करके चलेंगे। इस प्राइमेट्स के अंदर जो देखने को मिलता है उसे हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। एंड फाइनली जो हमें इस नॉन प्राइमेट्स में देखने को मिलता है वो होता है ईस्ट्रस साइकिल। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है सो ये पर मंथ होता है, और पर मंथ होने का ये नतीजा है कि ये सालों भर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके नए इंडिविजुअल को जन्म दिया जा सकता है। लेकिन ये ईस्ट्रस साइकिल जो है सो ये परफेक्ट सीजन आने पर ही ये साइकिल हो पाता है। तो परफेक्ट सीजन आने पर चूंकि ये साइकिल हो पाता है, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो सीजन में ही हो पाता है, सीजन में एक बार हो पाता है। तो ये था दोनों के बीच का डिफरेंस। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर इवेंट की बात करें तो हमें पता चलता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसे हमने तीन इवेंट्स में बांट दिया है। पहले इवेंट को हम लोग कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, सेकेंड को हम लोग कह लेते हैं फर्टिलाइजेशन, एंड द थर्ड वन इज नोन एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन कहने का मतलब कि फर्टिलाइजेशन जो होता है, मतलब जहां पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिलता है, उसके पहले का जो इवेंट्स होता है उसे हम प्री फर्टिलाइजेशन में रख देते हैं। तो इस दौरान क्या क्या होता है, तो इस दौरान दो प्रोसेस हो रहे होते हैं। पहला प्रोसेस तो ये होता है कि यहाँ पर गैमेट का फॉर्मेशन होता है। फाइन, यहाँ पर पहले में हो रहा है गैमेट का फॉर्मेशन, एंड द सेकेंड थिंग इज कि यहाँ पे गैमेट के फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे होता है गैमेट का ट्रांसफर। गैमेट को एक बॉडी से निकल करके दूसरे बॉडी में जाना है, मतलब मेल बॉडी से निकल करके फीमेल बॉडी में इन करना है। इसके बाद हो जाएगा यहाँ पर फर्टिलाइजेशन, एंड द थर्ड इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन बनने के बाद क्या है, फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसके बाद पहला क्या बन जाता है, उसके बाद जाइगोट बन जाता है, एंड फाइनली जाइगोट बनने के बाद ये धीरे धीरे डेवलप करके एम्ब्रियो बना लेता है। फाइन, तो ये होता है इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसे हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उम्मीद है तुम्हें समझ में आएगा। एक ओवरव्यू ले लेते हैं हम इस लेक्चर का। हमने यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया है, जहां पर हमने ये देखा है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिलकर के जाइगोट बनाता है। ये जाइगोट धीरे धीरे डेवलप होकर एम्ब्रियो बनाता है, और ये चूंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मुकाबले बहुत टाइम टेकन प्रोसेस है, लेकिन ये उससे बेटर होता है चूंकि ये वेरिएशन लाता है। फाइन, ये वेरिएशन लाता है। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सीजन आने पर ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सालों भर रिप्रोडक्शन करते हैं। हमने एक और चीज देखा कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन को हमने तीन भाग में बांट दिया था, वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सेनेसेंट फेज। वेजिटेटिव फेज वो फेज था जिसमें कि रिप्रोडक्शन करने से पहले वाला जो फेज है उसे हमने वेजिटेटिव फेज में रख दिया है। ऐसा लाइफ स्पैन का वो पीरियड जिस दौरान लिविंग ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हें हमने उसको हमने रिप्रोडक्टिव फेज में डाल दिया है। एंड फाइनली सेनेसेंट फेज वो फेज है जिसमें वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी, अपनी एबिलिटी को खो देता है। उम्मीद है तुम्हें समझ में आई होगी। अपनी एनसीईआरटी बुक को पढ़ना, इस नोट्स को पढ़ना,
तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।